बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़वील अरहाम जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी थोड़ी तफसील मैंने पहले लेक्चर में भी अर्ज़ किया था कि सबसे पहले असाब फ़ुरूज़ को माल देते हैं, उनसे जो बच जाए वो सारे का सारा माल असबात ले लेते हैं। अगर असबात में से कोई भी मौजूद ना हो, उसकी जितनी भी जिहतें हैं, कोई फ़र्द भी मौजूद ना हो, अब उस माल को दोबारा असाब फ़ुरूज़ में तकसीम किया जाता है, ठीक, और वो सारे का सारा माल उनमें दोबारा तकसीम कर दिया जाता है, नीचे वापस नहीं आते। अगर असाब फ़ुरूज़ भी ना हो, सिरे से बिल्कुल असबात में से भी कोई ना हो, तो फिर ज़वील अरहाम को माल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, असाब फ़ुरूज़ 12 थे, उनमें से 10 ऐसे असाब फ़ुरूज़ हैं जिनमें से कोई भी होगा तो ज़वील अरहाम की तरफ माल नहीं आ सकेगा। लेकिन 2 ऐसे हैं कि जो हों भी तो फिर भी असबात अगर नहीं है तो ज़वील अरहाम में माल आ जाएगा, और वह हैं खामंद और बीवी। एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है, या औरत मर गई, उसका खामंद है, हम उसको उसका हिस्सा देंगे। फिर हम असबात की तरफ आएंगे, असबात में कोई भी मौजूद नहीं है तो हम सीधा ज़वील अरहाम में आ जाएंगे। लेकिन अगर खामंद बीवी के अलावा कोई होता तो हम उसको हिस्सा देते, मसलन बेटी होती है, हम उसको हिस्सा देते, हम असबात में आते कोई नहीं था, फिर बकिया फिर उसी को दे देते, ज़वील फ़ुरूज़ को फिर दे देते। लेकिन बीवी और खामंद चूँकि ये सबबी रिश्ते होते हैं, नस्बी नहीं होते, इनको दोबारा माल तकसीम नहीं होता, वापस ज़वील अरहाम की तरफ आ जाता है। जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया है कि एक आदमी मर गया, उसकी एक बेटी या असाब फ़ुरूज़ में और कोई भी नहीं है, उसकी असबात भी नहीं है, सारा माल बेटी को मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी मर गया, उसकी बीवी है और कोई असाब फ़ुरूज़ में नहीं है, ना असबात में है, बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा, बकिया जो 3 हिस्से होंगे वो ज़वील अरहाम में आ जाएंगे। औरत मर जाती है, अगर उसकी बेटी है और कोई भी नहीं है, सारा माल बेटी को देंगे, बेशक ज़वील अरहाम नीचे मौजूद हों। लेकिन उस औरत का अगर खामंद है, सिर्फ खामंद है असाब फ़ुरूज़ में से, असबात उसके नहीं है, हम खामंद को आधा माल देंगे, बकिया जो आधा होगा वो दोबारा उसको नहीं मिलेगा, वो ज़वील अरहाम की तरफ आ जाएगा। ये उसूल याद रखने वाला है कि असाब फ़ुरूज़ को देते हैं, फिर असबात को देते हैं, असबात ना हो तो दोबारा असाब फ़ुरूज़ को देते हैं, सिवाय खामंद और बीवी के उनको दोबारा नहीं देते। उनका बकिया जो माल होता है, उनसे बचा हुआ, वो ज़वील अरहाम में तकसीम हो जाता है। अब हम आते हैं ज़वील अरहाम की तरफ। ज़वील अरहाम के अंदर भी वही 4 जिहतें हैं जो हमने असबात के अंदर पढ़ी थी। मैयत के फ़ुरू आते हैं, मैयत के उसूल आते हैं, मैयत के फिर जो माँ बाप था उससे जो रिश्ते जुड़ते हैं वो तीसरी जिहत में चले जाते हैं, और मैयत का जो दादा दादी नाना नानी थे, इनसे जो रिश्ते जुड़ते हैं वो अगली जिहत में, चौथी जिहत में चले जाते हैं। चूँकि यहाँ पे जगह थोड़ी तंग होगी उनको समझाने के लिए, इसलिए हम पहले 2 जिहतों का ज़िक्र करेंगे, फ़ुरू का, उसूल का, जिहत 1 का, जिहत 2 का, उसके बाद फिर हम जिहत 3 और 4 का अलग से ज़िक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक मैयत मौजूद है, हम इसके फ़ुरू की तरफ आते हैं। तो फ़ुरू में कौन होता है? बेटा है, बेटी है। क्या ये ज़वील अरहाम में आएंगे? नहीं, बेटा असबात में आता है और बेटी असाब फ़ुरूज़ में आती है, इसलिए हम इनके गिर्द दायरा डाल देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये ज़वील अरहाम की बात से खारिज हो गए। अब हमने बेटे की औलाद देखी, पोता, पोती। हमने बेटी की औलाद देखी, नवासा, नवासी। ये हम दूसरे स्टेप पे आ गए। पहले स्टेप पे मैयत के फ़ुरू में कोई ज़वील अरहाम नहीं था,
दूसरे स्टेप पे आ गए मैयत के फ़ुरू औलाद की औलाद में, बेटे की औलाद में, बेटी की औलाद में। हमने बेटे की औलाद में देखा तो जो बेटे का बेटा होता है वो पोता कहलाता है, जो बेटे की बेटी होती है वो पोती कहलाती है। पोता भी बेटे की अदम मौजूदगी में बेटा बन के असबा बनता है, सारा माल ले लेता है। पोती बेटी की अदम मौजूदगी में असाब फ़ुरूज़ में आती है। तो ये दोनों भी ज़वील अरहाम में नहीं आते, क्योंकि पोता असबात में आता है और पोती ज़वील फ़ुरूज़ में आती है। हम पोती को असाब फ़ुरूज़ में पढ़ चुके थे और हम पोते को असबात के बाब में पढ़ चुके थे। हमने दोनों को फ़र्क कर दिया। अब हमने बेटी की औलाद देखी तो नवासा और नवासी ये ना असाब फ़ुरूज़ में आए न ही असबात में आए। और ज़वील अरहाम की तारीफ़ भी है वो रिश्तेदार जो ना असाब फ़ुरूज़ में आते हैं न असबात की सफ़ में आते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को ज़वील अरहाम कहते हैं। हमारे पास दो अफराद हो गए। हम इनको जानने के लिए हम इनके गिर्द जो है ना यूँ निशान बनाएंगे, गोल की बजाय यूँ निशान बना देते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये ज़वील अरहाम आते हैं। हम उसके बाद एक और नस्ल, सिर्फ तीसरी नस्ल मैयत के फ़ुरू में आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पोते की औलाद हम उसे क्या कहेंगे? पर पोता कहेंगे या पर पोती कहेंगे। उसके बाद है पोती की औलाद, बेटा होगा पोती का या बेटी होगी। नवासे की औलाद, बेटा बेटी। नवासी की औलाद, बेटा बेटी। अब हम तीसरे स्टेप पे मौजूद हैं। इस तीसरे स्टेप में अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास जो है पड़पोता आया है, पड़पोती आई है, पोती का बेटा आया है, पोती की बेटी आई है, नवासे का बेटा बेटी आई है, नवासी का बेटा बेटी आई है। हमने देखा इनमें से कौन से ज़वील अरहाम? पड़पोता पोते की जगह चला जाता है, जब पोता नहीं होता वो असबात में है। हमने इसको दायरा बना दिया। पड़पोती पोती की जगह होती है, ये ज़वील फ़ुरूज़ में चली जाती है। ज़वील फ़ुरूज़ में बेटी, बेटी के पोते, पोती, पड़पोती। हमने देखा पोती का बेटा ये असबात में भी नहीं आता, ये ज़वील फ़ुरूज़ में भी नहीं आता। हमने इसके गिर्द यूँ निशान लगा दिया। यही हाल इनकी भी यही कैफियत है। अब देखें, हमारे पास पहली सफ़ में कोई भी नहीं था, दूसरी सफ़ में दूसरे दर्जे में नवासा और नवासी हैं, तीसरे दर्जे में हमारे पास पोती का बेटा बेटी, नवासे का बेटा बेटी, नवासी का बेटा बेटी मौजूद है। ठीक, तो गोया कि जब हमने मैयत के फ़ुरू वारस देखे, निचले वारस देखे, तीन नस्लें उसकी हमने देखी, उसकी औलाद, औलाद की औलाद, उनकी आगे औलाद, तो हमें दर्जा अव्वल में कोई ज़वील अरहाम नहीं मिला। हमें दर्जा दोम में दो मिले, नवासा जमा नवासी। हमें दर्जा सोम में बेटा पोती का, बेटी पोती की, यानी पोती की औलाद मिली, नवासे की औलाद मिली, नवासी की। ये तीनों एक दर्जा में शुमार होंगे। ये याद रखने वाली चीज़ है। ये एक दर्जा में, ये एक दर्जा में। ठीक, अब हम आते हैं मैयत के उसूल की तरफ। अब मैयत के उसूल में कौन आता है? जैसे फ़ुरू में बेटा और बेटी आते हैं, उसूल में कौन आता है?
बाप आता है, माँ आती है। क्या बाप ज़वील अरहाम आएगा? नहीं, बाप असबात में आता है, कभी ज़वील फ़ुरूज़ में होता है, कभी असबात में। हमने दायरा फेर दिया, बाप नहीं, माँ नहीं, माँ ज़वील फ़ुरूज़ में आती है, कभी 1/6 कभी 1/3 लेती है। दर्जा अव्वल में हमारे पास कोई भी ज़वील अरहाम नहीं है। अब हम दर्जा दोम में गए, अब कौन आया? बाप का बाप, उसे हम क्या कहेंगे? दादा। और बाप की माँ दादी, नाना, नानी। अब हमने देखना है दर्जा दोम में जो हमारे पास बंदे आए हैं, दादा, दादी, नाना, नानी, इनमें से कोई असाब फ़ुरूज या असबा में तो नहीं आता। दादा आता है क्योंकि बाप की जगह होता है, दादी जद्दा है, असाब फ़ुरूज में आती है, 1/6 लेती है। हमने दोनों को फारग कर दिया, जिसका मतलब है नहीं। हमने देखा नाना को, नाना जद्दे सही नहीं था, क्योंकि जद्दे सही की तारीफ़ ये थी कि जिसके और मैयत के दरमियान कोई औरत ना आए। हमने दो तरह पढ़ी थी, एक जद्दे सही, एक जद्दा फासद, जद्दे फासद। इस तरह जद्दा सहिया और जद्दा फासदा। सही दादा, फासद दादा। सही दादा वो होता है कि जो मर्द के ज़रिए से मैयत से मिलता है, जैसे मर्द के ज़रिए से मैयत से मिल रहा है। फासिद दादा वो होता है जो औरत के ज़रिए से मैयत से मिलता है, जैसे नाना है, औरत के ज़रिए से मैयत से मिल रहा है। सही दादा बाप की जगह पे चला जाता है, कभी 1/6 कभी 1/6 जमासबा, कभी असबात में होता है। हमने उसको फारग कर दिया। फासिद दादा क्या होता है? वो ना असाब फ़ुरूज़ में आता है, ना असबात में आता है। इसलिए नाना कौन बना? अब पीछे रह गई दो औरतें, जद्दा सहिया और जद्दा फासदा। जद्दा सहिया और जद्दा फासदा कौन सी हैं? सही दादी, फासिद दादी। सही दादी असाब फ़ुरूज़ में आती है। सही दादी वो होती है कि जिसकी और मैयत के दरमियान जद्दे फासिद ना हो, फासिद दादा ना हो। फासिद दादा होता है कि मैयत और उसके दरमियान, मैयत और उसके दरमियान औरत आ जाए। ठीक। अब हमने देखा दादी को, ये जद्दा सहिया है, ये असाब फ़ुरूज़ में आती है। हमने देखा नानी को, नानी भी जद्दा में आती है, नानी भी जद्दा में आती है। हमने नानी को भी ख़त्म कर दिया। हमारे पास दूसरी किस्म में सिर्फ़ और सिर्फ नाना बचा, बस। ये क्यों? ये सारे के सारे असाब फ़ुरूज़ में, असाब फ़ुरूज़ में। हम इनकी तीसरी नस्ल में जा कर देखते हैं, तीसरी नस्ल में जा कर देखते हैं तो क्या होगा? दादा का बाप, जिसे हम परदादा कहेंगे, ऐसे पर दादी कहेंगे, ऐसे कहेंगे दादी का बाप, दादी की माँ, नाना का बाप, नाना की माँ, नानी का बाप, नानी की माँ। हमने देखना है कि इनमें से पहले मर्दों को देख लें कि जो सही दादा है वह असाब फ़ुरूज़ में आता है, उसे हम फारग कर देंगे। पर दादा दादी की जगह, दादा बाप की जगह पे, यह तो सही दादा हुआ, क्योंकि सही दादा वो है कि जिसकी और मैयत के दरमियान औरत ना आए। इसको देखें, ये मैयत, बाप, दादा, परदादा, इस मर्द और मैयत के दरमियान कोई औरत नहीं है। दो वास्ते हैं दादा का, बाप का। जिस
दादे के दरमियान और मैयत के दरमियान कोई औरत ना आए, वो सही दादा होता है, वो असहाबे फ़ुरूज़ में जाता है बाप की जगह पे। और इसलिए हमने इस दादा को क्या कर दिया, फ़ारग कर दिया। अब हमारे पास एक और मर्द आया, वह दादी का बाप, दूसरा मर्द। क्या ये दादा सही बनेगा? नहीं बनेगा। दादा सही की तारीफ़ ये है कि मैयत और उसके दरमियान खातून ना आए। ये मैयत है, ये बाप है, ये दादी, ये सही दादा नहीं है। अब किस में ये चला जाएगा? ये ना साबिक़ फ़ुरूज़ में ना असबात में, ये ज़वील अरहम। हम इसके गिर्द यूँ निशान बना देंगे। हम एक और मर्द को देखते हैं, इसको क्या ये सही दादा होगा? नहीं, मैयत है, ख़ातून है, वही वास्ता। इसके दरमियान मैयत के दरमियान दो वास्ते आए हैं, ख़ातून का वास्ता आ गया है, ये दादा सही नहीं है। हम इसको भी ज़वील अरहाम में लाएंगे। एक और मर्द, हमने कहा सही दादा वो मैयत के दरमियान ख़ातून ना आए, ये माँ नानी दो ख़ातीन से जुड़ रहा है, फासिद दादा ज़वील अरहाम में। इस तीसरे स्टेप में हमारे पास तीन मर्द आए, चार मर्द आए, 1 2 3 4, जिसे हम परदादा कहा, दादी का बाप कहा, नाना का बाप कहा, नानी का बाप कहा। इनमें से एक ज़वील अरहाम में नहीं आएगा, परदादा। बाकी दादी का बाप, नाना का बाप, नानी का बाप, ये तीनों असहाबे फ़ुरूज़ में नहीं आते, असबात में नहीं आते, ये ज़वील अरहाम में आएंगे। अब हमारे पीछे बची ख़ातीन। इस तीसरे स्टेप में ये जद्दाद कहलाती हैं। दो ही दर्जे होते, किस्में होती हैं, जद्दा सहिया, जद्दा फासदा। जद्दा सहिया वो होती है कि जिसके और मैयत के दरमियान फासिद नाना ना आए। फासिद नाना कौन सा होता है? कि उसका और मैयत का वास्ता औरत से जुड़ता हो। हम देखते हैं इस खातून को, ये इसका एक वास्ता, ये वास्ता, इसका मतलब ये है कि इसके और मैयत के दरमियान कोई जद्द फासिद नहीं आ रहा, ये दादी बन जाएगी। ये जद्दा सहिया है, ये 1/6 लेगी, यह साबे फ़ुरूज़ में आएगी। हमने इसके गिर्द गोल दायरा डाला, जिसका मतलब था मालूम। हमने दादी की माँ को देखा, कोई फासिद नाना आता है? नहीं आता, फासिद नाना नहीं आता। ये है बाप है, दादी है, माँ है, यह असहाबे फ़ुरूज़ में जाएगी, ये जद्दा सहिया होगी। हमने इसको भी फ़ारग कर दिया। हमने तीसरी खातून को देखा, हमने देखा इसके और मैयत के दरमियान फासिद नाना मौजूद है। वो कौन? ये नाना। इसलिए हमने इसको असहाबे फ़ुरूज़ में नहीं रखा, ये जद्दा फासिदा थी, हमने इसको ज़वील अरहाम में रखा। एक और नानी की माँ, नानी की माँ नानी से, नानी माँ से जुड़ रही है। इसके और मैयत के दरमियान फासिद मर्द आया ही नहीं है, मर्द ही नहीं आया। ये भी नानी की जगह होती है, नानी सही जद्दा कहलाती है, ठीक। और ये नानी ख़ुद मारूम थी, ये भी ख़त्म। अब तीसरे दर्जे में हमारे पास कौन बचा? एक मर्द, दूसरा मर्द, तीसरा मर्द। वो कौन? दादी का बाप, नाना का बाप, नाना की माँ, नानी का बाप। कितने बंदे हमारे पास बचे? 1 2 3 4। तीसरे दर्जे में जाकर हमारे पास 4 बचे। एक दादी का बाप था, एक नाना का बाप था, नंबर 3 नाना की माँ थी, नंबर 4 नानी का बाप था। ये 4 ज़वील अरहाम में आ जाएंगे। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा दर्जा था,
और ये इनका तीसरा दर्जा था। पहले दर्जे में हमारे पास कोई भी नहीं था, दूसरे में हमारे पास सिर्फ एक था, ये देखें, ये भी नहीं था। नानी जद्दा सहिया, दादी जद्दा सहिया, दादा जद्दे सही, ये असाबे फ़ुरूज़ में आते हैं। सिर्फ़ एक नाना था जो जद्दे फासत है, जो ज़वील अरहाम में आएगा। ये हमारे पास सिर्फ एक दर्जा अव्वल में नाना बचा, यह दर्जा अव्वल है। दर्जा दोम में हमारे पास दादी का बाप, नाना के माँ बाप, नानी का बाप, 4 अफराद बचे। दादी का बाप, नाना का माँ और बाप दोनों, नानी का बाप। यहाँ पे रुक कर मैं आपको अब कुछ चीज़ समझाऊँ। जैसे असबात में हमने पढ़ा था कि असबात में 4 जिहतें हैं, यहाँ भी 4 जिहतें हैं। 2 जिहतें हमने देखी हैं क्योंकि जगह यहाँ पे तंग थी। इसको थोड़ा सा समझ के हम तीसरी और चौथी जिहत में जाएंगे। जैसे मैंने वहाँ पे कहा था कि वहाँ पे पहले जिहत में मुकाबला होता है, फिर दर्जा में मुकाबला होता है, फिर कुव्वत में मुकाबला होता है। यहाँ थोड़े ज़्यादा उसूल आएंगे। यहाँ जिहत में भी मुकाबला देखेंगे, दर्जा में मुकाबला देखेंगे। नंबर 3, वास्ता जो दरमियान में बन रहा है वो वारिस है या गैर वारिस है, इसका मुकाबला देखेंगे। वास्ता वारिस बन रहा है या गैर वारिस। वारिस मुराद असाबे फ़ुरूज़ और असबात, गैर वारिस मुराद ज़वील अरहाम। ठीक, जैसे ये कौन है, दादी का बाप, यह दादी से, दादी बाप से मैयत, इसके और मैयत के दरमियान जो वास्ते आ रहे हैं ये असाबे फ़ुरूज़ हैं। तो हम कहेंगे दादी का बाप जिन वास्तों से मैयत से जुड़ रहा है वो वारिस हैं। और नाने का जो बाप है, नाना असाबे फ़ुरूज़ में नहीं आता, हम कहेंगे कि नाने का बाप, उसके और मैयत के दरमियान वास्ता गैर वारिस है। तो तीसरा मुकाबला क्या होगा, वास्ता वारिस है या गैर वारिस है। और चौथा मुकाबला कि वास्ता मुज़क्कर है या मुअन्नस है। वास्ता मुज़क्कर बन रहा है या मुअन्नस। नानी का बाप नानी से जुड़ रहा है, वास्ता मुअन्नस है। नाने का बाप नाने से जुड़ रहा है, वास्ता मुज़क्कर है। 4 मुकाबले हो गए। 5वां, अबदान के एतबार से देखेंगे कि एक ही दर्जे के वारिस सारे मर्द हैं, सारे औरतें हैं, या मर्द औरतें मिक्स हैं। मर्द औरतें मिक्स हैं, इसको कहते हैं अबदान के एतबार से देखना। और 6ठा मुकाबला होगा कुव्वत में मुकाबला। एक का रिश्ता कवी है, दूसरे का कमज़ोर है। एक का रिश्ता कवी है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि अलाती भाई के होते हुए, अपना हकीकी भाई के होते हुए अलाती वारिस नहीं बनता। हकीकी बहन के होते हुए अलाती भाई भी वारिस है, नहीं बनता। क्यों? कुव्वत में मुकाबला किया था, दर्जा एक था, जिहत एक थी। कुव्वत में एक कवी था, दूसरा कमज़ोर था। वहाँ पे 3 मुकाबले थे, यहाँ 6 आ गए। हमने जिहत में भी देखेंगे। अब जिहत में कैसे देखेंगे? सबसे पहले वो 6 में की वजाहत, ये इस दर्जे के कोई ज़वील रहम वारिस मौजूद होगा, इस दर्जे के ख़त्म हो जाएंगे। मसलन एक आदमी मर गया, उसका नवासा मौजूद है, ये दर्जा अव्वल में कौन आता है? नवासा, नवासी। एक आदमी मर गया, उसका नवासा नवासी में से कोई मौजूद है, और उसका इधर नाना भी मौजूद है। अब क्या करेंगे? नवासा भी मौजूद, नाना भी मौजूद, ऊपर के मौजूद ही नहीं थे। ज़वील फ़ुरूज़ असबात मौजूद नहीं थे। हम ज़वील अरहाम तक पहुँचे थे। यहाँ 2 फ़र्द मौजूद हैं, मरने वाले का नाना भी है, उसका नवासा भी है।
क्या नवासे को मिलेगा या नाने को मिलेगा? माल सारे का सारा मिलना है, नवासे को मिलेगा, क्योंकि नवासा जिहत अव्वल में है। ये पूरी जिहत एक पहली कहलाएगी, जैसे उस दिन हमने जिहतें बनाई थी। ये क्या होगी? जिहत अव्वल। ये जिहत दोम, जिहत सोम और चहारम हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, हम नवासे को सारा माल दे देंगे, नाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। नवासी मौजूद है, नवासी को सारा दे देंगे, नाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हो गया, हमने जिहत के एतबार से मुकाबला किया। दूसरा दर्जा में मुकाबला करना, वो कैसे होगा? दर्जा अव्वल में कौन है? नवासा नवासी। दर्जा दोम में ये तो नहीं था, ये भी नहीं था। पोती का बेटा बेटी, पोती का बेटा बेटी। अब नवासे की भी औलाद, अब एक आदमी फौत हो गया, उसका नवासा भी मौजूद है या नवासी मौजूद है, और उसकी पोती की औलाद भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे? नवासा नवासी में से कोई मौजूद है या दोनों, और साथ पोती की औलाद भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे? इनमें दर्जा में मुकाबला देखेंगे। नवासा नवासी दर्जा अव्वल में आते हैं, यह दर्जा दोम में आते हैं। पोती की औलाद को नहीं मिलेगा, जैसे बेटे के होते हुए पोता मारूम, पोते के होते हुए पड़पोता मारूम। यूं ही नवासे के होते हुए या नवासी के होते हुए पोती की औलाद मारूम, नवासा नवासी की औलाद मारूम। ये हमने आपस में इनका दर्जा देख लिया, क्योंकि ये दूसरे दर्जे में थे। ये देखो हमने 2 लिखा था, इसलिए ये हमने 3 लिखा था, ये तीसरे स्टेप में आ रहे हैं। इसको कहते हैं दर्जे में मुकाबला करना। जिहत के अंदर जो मुकाबला होगा वो दर्जे में मुकाबला होगा। पहले इनका आपस में देखेंगे, ये जिहत पहले है वो बाद में। अगर नवासा और नाना आ जाते हैं, नवासा क्योंकि ये जिहत अव्वल में, वो जिहत दोम में। अब जिहत के अंदर के अफराद आ जाते हैं, नवासा भी आ जाता है, पोती की औलाद भी आ जाती है, तो ये दर्जा अव्वल में, वो दर्जा दोम में। सारा माल इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, वास्ता देखेंगे, वारिस का वास्ता है या गैर वारिस का वास्ता है। एक रिश्तेदार ऐसा है जिसकी जिहत भी, 2 रिश्तेदार ऐसे हैं जिनकी जिहतें भी एक हैं, दर्जा भी एक है, लेकिन होता क्या है? एक का वास्ता वारिस बनता है, दूसरे का वास्ता गैर वारिस। हमारे पास दर्जा दोम के वारिस मौजूद थे। एक आदमी मर गया, उसकी पोती की औलाद भी मौजूद थी, उसके नवासा नवासी की औलाद भी मौजूद थी। दर्जा एक है, जिहत एक है। क्या सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी वजह, पोती की औलाद बवास्ता पोती जुड़ती है, नवासा नवासी की औलाद बजरिया नवासा नवासी जुड़ती है, और पोती वारिस है, नवासा नवासी वारिस नहीं है। वारिस से मेरी मुराद या असाबे फरूज में या असबा में। पोती असाबे फरूज में आती है, नवासा नवासी न असाबे फरूज में आते हैं, न असबात में आते हैं। दर्जा एक, जिहत एक। हम पोती की औलाद को माल देंगे, नवासा नवासी की औलाद को माल नहीं देंगे। इसका मतलब है हमने क्या देखा? वास्ता देखा, वारिस का है या गैर वारिस का है। ये तीसरा मुकाबला भी करना पड़ेगा। चौथा मुकाबला होता है कि वास्ता मुज़क्कर है या गैर मुज़क्कर है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसके नवासा की भी औलाद थी, नवासी की भी औलाद थी। नवासे के 2 बच्चे थे, 2 बच्चियाँ थीं, नवासी के भी 2 बच्चे 2 बच्चियाँ थीं। अब हम क्या करेंगे? जिहत भी एक, दर्जा भी एक, जो वास्ता है वो भी गैर वारिस का, वास्ता भी गैर वारिस का। तो वारिस तो आप दोनों बनेंगे, नवासी की औलाद भी, नवासी की औलाद भी। लेकिन नवासी की औलाद और नवासी की औलाद में फ़र्क ये है कि ये मुज़क्कर से जुड़ रहा है। नवासी की औलाद मुज़क्कर से जुड़ रही है, नवासा मुज़क्कर है,
और नवासी की औलाद जिस वास्ते से जुड़ रही है वो मुअन्नस है, और लिज़्ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन का कायदा चलेगा। नवासी की औलाद को दुगना देंगे, नवासी की औलाद को सिंगल देंगे। अगर 3 रुपए हैं हमारे पास, 4 बच्चे नवासी के हैं, 2 बच्चे 2 बच्चियाँ, 4 ही बच्चे नवासी की हैं, 2 बच्चे 2 बच्चियाँ, हम उन 3 रुपए को बराबर तकसीम नहीं करेंगे कि आधे नवासी की औलाद को आधे नवासी की औलाद को, यूँ नहीं। 2 रुपए नवासी की औलाद को, 1 रुपया नवासी की औलाद को मिल गया। अगला है अबदान में मुकाबला। ये जो 2 रुपए नवासी की औलाद को मिले हैं, 2 बच्चे थे 2 बच्चियाँ थीं, अब उनकी आपस में तकसीम ये होगी उन 2 रुपए में कि नवासी के जो बच्चे हैं उनको दुगना मिलेगा, बच्ची को सिंगल मिलेगा। इसी तरह 1 रुपया जो नवासी की औलाद को मिला था, बच्चों को दुगना मिलेगा, उस 1 रुपये की तकसीम करेंगे और बच्चियों को सिंगल मिलेगा। इसको कहते हैं मुकाबला फिल अबदान। जिहत दर्जा, वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का, वास्ता मुज़क्कर का है या गैर मुज़क्कर का, ये तनसीब करेगा। अबदान में मुकाबला। और छठा मुकाबला था कुव्वत में, वो तीसरी और चौथी जिहत में ज़ाहिर होगा जाके। कितना वक्त हो गया? ये 2 चीज़ें इस वक्त हमारे पास आ गई। हम इन्हीं पे इत्तेफाक करते हैं। जिहत नंबर 3 और जिहत नंबर 4 इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे ताकि अच्छी तरह हमें समझ आ सके। हमारा